हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो हिंदी का आज आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है और फर्स्ट चैप्टर है हिंदी भाषा और व्याकरण। सो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस को मैं कराने वाली हूं आज के सेशन में। चलिएगा स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चंस को, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। हिंदी भाषा का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है? फटाफट कमेंट कीजिए कि हिंदी भाषा का कौन सा रूप है जिसे मानक हिंदी स्टैंडर्ड हिंदी के रूप में हमने स्वीकार किया गया है हमारे द्वारा। तो ये आपका मानक रूप कौन सा है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? खड़ी बोली। क्या है? खड़ी बोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी की कितनी उपभाषाएं होती हैं? फटाफट से कमेंट करेंगे कि हिंदी की कितनी उपभाषाएं होती हैं। अगर आप लोगों को आंसर्स पता हो तो आप कमेंट कीजिएगा हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं। तो यहाँ पर हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या? क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन हो जाएगा सी, 5 उपभाषाएं होती हैं। कितनी है हिंदी की? 5 उपभाषाएं। अब मैम 5 कौन कौन सी हैं ये भी तो आप लोग बोलेंगे ना। तो एक है बेटा राजस्थानी हिंदी। कौन सी है? राजस्थानी हिंदी है। फिर पश्चिमी हिंदी है। कौन सी है? पश्चिमी हिंदी है। फिर पूर्वी हिंदी है, पूर्वी हिंदी, और उसके बाद बिहारी हिंदी है, और बिहारी के बाद 5वीं है पहाड़ी हिंदी। कौन सी है? पहाड़ी हिंदी। हिंदी की उपभाषाएं 5 होती हैं और इन 5 उपभाषाओं के अंदर बोलियां हो जाती हैं और बोलियों के साथ साथ कौन से क्षेत्र में बोली जाती। जैसे अगर मैं बात करूं राजस्थानी हिंदी की, तो राजस्थानी, मारवाड़ी, सिंधी, ये क्या है? इसकी बोलियां हैं। बोले जाने वाले क्षेत्रों में राजस्थान, सिंध, मालवा वगैरह वाला क्षेत्र आ जाता है। पश्चिमी हिंदी की अगर मैं बात करूं तो इसमें ब्रज भाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी, कौरवी, बुंदेली, कन्नौजी, ये आपके पश्चिमी हिंदी के अंदर आते हैं। और ये आपका हरियाणा, उत्तरी मध्य प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली वगैरह में बोली जाती है। और वहीं अगर मैं पूर्वी हिंदी की बात करूं तो पूर्वी हिंदी जो है इसमें आपकी जो बोलियां हैं वो हैं 3, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ABC अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। मध्य पूर्व उत्तर प्रदेश वाला एरिया, पूर्वी मध्य प्रदेश वाला एरिया और छत्तीसगढ़ में ये बोली जाती है। और बिहारी हिंदी की मैं बात करूं तो इसके अंदर बोली कौन कौन सी आती है? बोली आ जाती हैं भोजपुरी, मगही, मैथिली। भोजपुरी, मगही, मैथिली बिहार और झारखंड वाले एरिया में बोली जाती है। और वहीं अगर मैं पहाड़ी हिंदी की बात करूं तो गढ़वाली और कुमाऊनी इसमें बोलियां आती हैं। उत्तराखंड और हिमाचल के अंदर ये बोले जाने वाले क्षेत्र हैं ये बोलियों की। तो ये आप लोगों को याद रखना है। ऑप्शन आप लोगों का सी हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद 344A के अनुपालन में भारत के राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन कब किया था? अब ये भी तो आपसे पूछ सकता है कि राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन किया था संविधान के कौन से आर्टिकल के अनुपालन के अनुसार। तो आप लगा के आएंगे 344 का ए जो आर्टिकल है उसके अकॉर्डिंग। कौन किसने किया था? राष्ट्रपति ने किया था। और कब इस आयोग का गठन किया है? अब आपके लिए क्वेश्चन है। 1955 में राजभाषा आयोग का गठन हुआ था। हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है? तो आप लोग यहाँ पर बताइएगा जो हिंदी शब्द है ये किसका दिया हुआ है? तो यहाँ पर आर्यों, यूनानियों, ईरानियों या फिर तुर्कों के द्वारा। तो ये जो हिंदी शब्द है ये दिया गया है बेटा ईरानियों के द्वारा। किसके द्वारा? ईरानियों के द्वारा दिया गया है। पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? किसकी बेटा? जो पंजाबी भाषा है आपकी, इस पंजाबी भाषा की लिपि आप लोगों को बतानी है। सो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? गुरुमुखी है। अगला है हिंदी किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रभाषा कहलाई? तो यहाँ पर राष्ट्रभाषा कहलाई तो क्या हमारी जो हिंदी है वो राष्ट्रभाषा है या राज्य भाषा है? कमेंट यहाँ पर क्या करेंगे आप? कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करेंगे आंसर। सो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ए 343। हिंदी भाषा को राजभाषा कब घोषित किया? अब आप यहाँ से समझ गए होंगे कि राजभाषा होगा या राष्ट्रभाषा होगा। हिंदी भाषा को राजभाषा कब घोषित किया गया भाई? 7 का ऑप्शन ए 14 सितंबर 1949। इसीलिए जो हिंदी है, हिंदी दिवस है वो कब मनाते हैं? राष्ट्रीय हिंदी दिवस आपका 14 सितंबर को सेलिब्रेट होता है। तो दूसरा क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखना है।
संस्कृत भाषा के पहले कौन सी भाषा थी? संस्कृत भाषा से भी पहले क्या कोई भाषा थी? तो आप कहेंगे कि हाँ बिल्कुल थी, और वो थी आपकी प्राकृत भाषा थी। कौन सी थी? प्राकृत थी। हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? जो हिंदी है, ये कई बार पूछा जाता है कि हिंदी की जो उत्पत्ति है ये किस भाषा से हुई है। सो भाषा है बेटा सौरसेनी अपभ्रंश। कौन सी है? सौरसेनी अपभ्रंश से हिंदी की उत्पत्ति हुई है। अरबी भाषा का कौन सा शब्द है? जो अरबी भाषा का, इनमें से आपको बता, नमाज, गुनाह, दीदार या फिर गवाह। सो यहाँ पर आप लोगों को बताना है कि अरबी भाषा का शब्द कौन सा है इन चारों ऑप्शन में। तो बेटा ये हो जाएगा आपका गुनाह। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? जो सरस्वती पत्रिका का है, सरस्वती पत्रिका है, इस पत्रिका के संपादक का नाम आप लोगों को बताना है। और ये हैं बेटा महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी आप लोगों का राइट आंसर होगा। और जितने भी क्वेश्चंस करा रही हूँ वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। ये कई बार अलग अलग एग्जाम में आप लोगों के पूछे गए हैं, तो ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि आपकी एग्जाम में भी पूछे गए जा सकते हैं आगे। रिक्शा किस भाषा का शब्द है? बेटा जो रिक्शा है ये किस भाषा का शब्द है? तो ये है आपका जापानी। कैसा है? जापानी। तो ऑप्शन सी आप लोगों का राइट आंसर होगा। अंग्रेजी शब्द ड्राफ्टिंग का भारत सरकार द्वारा स्वीकृत हिंदी अनुवाद होगा। सो अब देखो भाई, जो ड्राफ्टिंग है ये तो अंग्रेजी शब्द है। अब भारत सरकार द्वारा जो स्वीकृत हिंदी अनुवाद है ना, वो आप लोगों को बताना है कि हिंदी में इसे क्या कहते हैं। सो 13 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर डी हो जाएगा, प्रारूपण। क्या हो जाएगा? प्रारूपण आप लोगों का राइट आंसर होगा। शब्द किसे कहते हैं? शब्द आप लोगों ने सुना है तो जल्दी से बताइए शब्द किसे कहते हैं। फटाफट से कमेंट कीजिएगा, शब्द क्या होता है। देखो भाई, शब्द यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, एक शब्द, एक आता है वर्ड आपका ध्वनि। तो ध्वनि अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि ही होती है, और इसी को क्या कहते हैं? वर्ण के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? वर्ण के नाम से भी जानते हैं। और वर्ण का अपना कोई भी अर्थ नहीं होता। जो वर्ण होता है आपका, इसका कोई भी अपना क्या सार्थक अर्थ नहीं होता है। और आप जानते हैं कि वर्णों के मेल यानी कि उनके संयोग से जिस सार्थक यानी कि किसी अर्थ निकलने वाले वर्ण समूह या ध्वनि समूह की सृष्टि होती है, उसी को आपका क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। शब्द और अर्थ का क्या होता है? आपस में घनिष्ठ संबंध होता है। शब्द अर्थ से पृथक नहीं रह सकता, और अर्थ के अभाव में आप जानते हैं कि कोई भी शब्द निरर्थक ध्वनियों का समूह मात्र रह जाता है। इसीलिए इन दोनों में घनिष्ठ मित्रता होती है। सो क्वेश्चन नंबर 14 का अब आप लोग कमेंट करके आंसर बताएंगे कि आंसर क्या हो जाएगा। तो एक या एक से अधिक सार्थक वर्ण समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। और मैंने बताया ध्वनि की छोटे जो शब्द आपका क्या होता है, भाषा जो होती है ना आपकी, क्या बताया था मैंने अभी आप लोगों को? भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो ध्वनि ही होती। क्या होती है? ध्वनि, और इसी को वर्ण भी कहते हैं। अगला है महाराष्ट्र में किस भाषा का प्रयोग अधिक होता है? महाराष्ट्र में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा जो लैंग्वेज देखने को मिलेगी लोकल में, वो कौन सी आपको नज़र आएगी? ऑप्शन सी मराठी। कौन सी आएगी बेटा? मराठी लैंग्वेज। हिंदी भारत के कितने राज्यों की राजकीय भाषा है? हिंदी भारत के कितने राज्यों की राजकीय भाषा है, ये आप लोगों को बताना है। सो यहाँ पर आप लोगों का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा माना गया है? जल्दी से कमेंट कीजिएगा कि संविधान के अकॉर्डिंग किस आर्टिकल में हिंदी को राजभाषा माना गया है। 17 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा ए, अनुच्छेद 343। किसने कहा था कि शब्द की ज्योति न जली होती तो विश्व अंधकारमय होता? ये एक ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी कई बार आपके एग्जामों में पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को बताना है कि किसने कहा था कि शब्द की ज्योति ना जली होती तो विश्व अंधकारमय होता? तो ये कहा था महर्षि दंडी ने। ऑप्शन ए आप लोगों का राइट आंसर होगा।
पाणिनि की रचना का क्या नाम है? जो पाणिनि है इनकी रचना का नाम आप लोगों को बताना है। तो बेटा इनकी जो रचना है ना वो है अष्टाध्यायी। क्या है? अष्टाध्यायी। ऑप्शन आप लोगों का यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। व्याकरण से किसके अस्तित्व की जानकारी मिलती है? जो व्याकरण है आपका, इस व्याकरण से किसके अस्तित्व की जानकारी मिलती है? तो ये मिलती है बेटा लिपि की। किसकी मिलती है? लिपि की। हिंदी भाषा की लिपि, अभी मैंने आपको पंजाबी भाषा की लिपि बताई थी। अब यहाँ पर बताओ कि जो हिंदी लिपि, हिंदी भाषा है हमारी, इस हिंदी भाषा की लिपि क्या है? तो बेटा यहाँ पर क्या है? देवनागरी लिपि है। ऑप्शन आप लोगों का बी करेक्ट हो जाएगा। हिंदी को मानक रूप प्रदान करने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? हिंदी को मानक रूप प्रदान करने का जो सबसे पहले यहाँ पर प्रयास किया था ना, वो किसने किया था? किशोरी दास वाजपेयी ने किया था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसकी रचना हिंदी भाषा में करी है? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किसकी रचना हिंदी भाषा में करी है या की गई है? तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सी सत्यार्थ प्रकाश की। इन्होंने जो रचना की है वो हिंदी भाषा में ही की थी। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का 24 कि कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की एक बोली है? अभी मैंने बताया ना कन्नौजी कहाँ की है भाई? ब्रजभाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी, कौरवी, बुंदेली, कन्नौजी। तो ये कौन सी उपभाषा की एक बोली मानी जाती है? तो ये है बेटा पश्चिमी की। किसकी? पश्चिमी। और पहाड़ी की कौन सी है? गढ़वाली कुमाऊनी है। राजस्थानी की राजस्थानी, मारवाड़ी, सिंधी है। पूर्वी हिंदी में आपका ABC अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी हो जाएगा। चलेगा, आगे कमेंट करेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कि निम्न में से कौन बिहारी हिंदी की बोली है? अब बिहारी हिंदी की 3 है आपका बी एम का स्क्वायर, तो बी हो जाएगा और एम का स्क्वायर, यानी कि बी से हो जाएगा भोजपुरी, एम एक एम से क्या हो जाएगा बेटा? एक एम से हो जाएगा मगही और दूसरे एम से क्या हो जाएगा? मैथिली हो जाएगा। तो यहाँ पर हिंदी की बोली है, तो इनमें से कौन बिहारी हिंदी की बोली है भाई? राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? बुंदेली किसकी है? पश्चिमी हिंदी की है। और अवधी किसकी है? पूर्वी हिंदी की है। और बचा कौन? मगही। तो मगही किसकी है भाई आपकी यहाँ पर? मगही हो जाएगा आपका बिहारी हिंदी की। भाषा का आरंभ होता है, जो भाषा है इस भाषा का आरंभ कहाँ से होता है? फटाफट कमेंट कीजिए कि भाषा जो है ना, इस भाषा का आरंभ कहाँ से होता है? फटाफट कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 और राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? ऑप्शन ए, वर्ण, शब्द, पद और वाक्य। सॉरी, यहाँ पर आपका 26 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ध्वनि से। भाषा के प्रमुख अवयव क्या होते हैं बेटा? वर्ण, वर्ण से शब्द बनता है, शब्द से पद, पद से वाक्य बनता है। तो ऑप्शन ए आप लोगों का करेक्ट होगा। भाषा का निर्माण होता है, जो भाषा है ना, इस भाषा का निर्माण किससे होता है? भाषा का निर्माण किससे होता है? व्यक्त की गई ध्वनियों से होता है। किससे होता है? व्यक्त की गई ध्वनियों से इनका निर्माण होता है। ऑप्शन सी। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है? भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई आप लोगों को बतानी है और वो है आपकी ध्वनि। क्या है? ध्वनि है। अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि तथा किस भाषा में उत्कीर्ण है? अशोक के जो शिलालेख है ना, वो आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना, एक तो ब्राह्मी लिपि में है और किस भाषा में है? प्राकृत भाषा में। अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए क्या प्रयुक्त किया है? अमीर खुसरो के द्वारा हिंदी के लिए क्या प्रयुक्त किया गया है? तो फटाफट कमेंट कीजिएगा आप लोग। राइट आंसर 31 का हो जाएगा ए, हिंदवी। इन्होंने हिंदवी शब्द यूज किया था। पूर्वी हिंदी का संबंध माना गया है, जो पूर्वी हिंदी है इसका संबंध माना गया है किससे? ऑप्शन बी, अर्धमागधी अपभ्रंश से। किससे? अर्धमागधी अपभ्रंश से इसका संबंध माना गया है।
हिंदी की कितनी बोलियां हैं भाई। अब हिंदी की यहाँ पर बोलियां पूछा है तो हिंदी की बोली एक राजस्थानी, मारवाड़ी, सिंधी, 3 ये हो गई बेटा। उसके बाद ब्रजभाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी, कौरवी, बुंदेली, कन्नौजी, तो ये कितनी हो गई 6 ये हो गई। उसके बाद अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी 3 ये हो गई। उसके बाद भोजपुरी, मगही, मैथिली 3 ये हो जाएंगे। गढ़वाली और कुमाऊनी 2 ये हो जाएंगे। तो 6 और ये कितना हो जाएगा भाई 12 हो जाएंगे। 13, 14, 15, 16, 17। सो यहाँ पर आप लोगों का जो 33 है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। और एक आपकी यहाँ पर और ऐड हो जाती है नेपाली, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजकीय कार्यों में प्रयुक्त होने वाली भाषा क्या कहलाती है। तो राजकीय कार्यों में जो प्रयुक्त होने वाली भाषा है वो क्या है। सो यहाँ पर कमेंट कीजिएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए, राजभाषा होती है। क्या होती है, राजभाषा। भारत में भाषाओं का साहित्यिक विकास क्रम माना जाता है। जो साहित्यिक विकास क्रम माना जाता है वो क्या है, फटाफट कमेंट करो भाई। क्वेश्चन नंबर 35 और राइट आंसर होगा संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। ऑप्शन ए आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। तो पूर्वी हिंदी की बोली भाई अभी मैंने आपको बताया है, ए, बी, सी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी तीनों है, ब्रज नहीं है। ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक भाषा है। चलो भाई जल्दी से कमेंट बताएं, इनमें से कौन एक भाषा है। सो यहाँ पर जो पाली है ना, पाली क्या है बेटा, एक भाषा है। अगला है यहाँ पर निम्न में से किसने मैथिली में रचनाएं की हैं। मैथिली में यहाँ पर किसके द्वारा रचनाएं की गई हैं, विद्यापति के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रांत हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। ऐसा कौन सा प्रांत है जो हिंदी भाषा हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। तो कौन सा नहीं आता है बेटा, ऑप्शन सी, गुजरात। कौन सा, गुजरात नहीं आता है। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया भी था। सो क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर हो जाएगा ये 14 सितंबर को। बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है। जो बिहारी हिंदी है इसके अंतर्गत कौन सी बोली है जो नहीं आती है। सो वो है अवधी। कौन सी है, अवधी। इस भोजपुरी, मैथिली, मगही तीनों आते हैं, अवधी नहीं आता है। अवधी पूर्वी हिंदी में आता है। निम्नलिखित में से किस राज्य की राजकीय भाषा हिंदी नहीं है। इनमें से कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ की राजकीय भाषा क्या नहीं है बेटा, हिंदी नहीं है। सो यहाँ पर हिंदी नहीं है, ये आपका कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर हो जाएगा ए, पंजाब। किस देश में हिंदी बोली तथा लिखी जाती, हिंदी बोली और लिखी दोनों जाती हैं। तो ये कंट्री है मॉरिशस। कौन सा है, मॉरिशस है। मेवाती हिंदी किस उपभाषा वर्ग से संबंधित है। मेवाती हिंदी किस उपभाषा वर्ग से रिलेटेड है, फटाफट कमेंट कीजिएगा। सो यहाँ पर 44 का आपका आंसर हो जाएगा डी, राजस्थानी। कौन सी बोली हिंदी की उपभाषा पहाड़ी की नहीं है। कौन सी बोली हिंदी की उपभाषा पहाड़ी की नहीं है। तो आप जानते हैं बेटा गढ़वाली भी है, कुमाऊनी भी है, बचा कौन आपका यहाँ पर कोंकणी। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो कथन कौन सा सत्य है आप लोगों को बताना है। देखो भाई हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा तथा राजभाषा दोनों ही है। तमिलनाडु की राजकीय भाषा हिंदी है, नहीं है। इंडोनेशिया की आधी आबादी हिंदी बोलती है, नहीं। अवधी बिहार के दक्षिणी जिलों में बोली जाती है, ऐसा नहीं है। सो ऑप्शन ए आप लोगों का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। भाषा संस्कृत की किस धातु से निष्पन्न हुई है, पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार आपके एग्जामों में पूछा भी गया है। सो यहाँ पर देखो भाई जो भाषा है ना संस्कृत की किस धातु से मिलकर के बना हुआ है। सो यहाँ पर आपका 47 का हो जाएगा ऑप्शन क्या, ऑप्शन बी, भास धातु। भास धातु आप लोगों का करेक्ट आंसर होगा। इसका अर्थ क्या होता है, मतलब भास मतलब इसका अर्थ होता है बोलना या कहना।
भाषा का, अगर हम भाषा की बात करें, भाषा क्या है? अभिव्यक्ति का एक माध्यम होता है। अभिव्यक्ति का एक माध्यम होता है भाषा, जो कि भास धातु से क्या होता है? मिल करके बना होता है। निम्न में से कौन सा शब्द फारसी का नहीं है? एक बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कई बार कि हिंदी जो है वो किस भाषा का शब्द है। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया, भाई हिंदी किस भाषा का शब्द है? तो फारसी भाषा आप लोगों को टिक करके आना है। आप इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे कि फारसी का शब्द नहीं है, तो वो संस्कृत नहीं है, हिंदू, हिंदी, हिंदुस्तान, ये तीनों ही फारसी भाषा के शब्द हैं। निम्न में से किसे आधुनिक आर्य भाषा नहीं माना जाता? इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसे क्या आधुनिक हिंदी भाषा नहीं माना जाता है? तो फटाफट कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 49 का यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 49 का सी हो जाएगा, अप्रभंश। प्राकृत भाषाओं से अप्रभंश के परिनिष्ठित रूप का विकास हुआ। प्राकृत भाषाओं से अप्रभंश के परिनिष्ठित रूप का विकास हुआ, तो ये हुआ है मध्य भारत। अप्रभंश के कितने भेद प्रचलित हैं? किसके बेटा? अप्रभंश जो है ना, इस अप्रभंश के कितने भेद प्रचलित हैं? तो ये आप लोग बताएंगे ऑप्शन सी, 3 होते हैं। कौन से होते हैं? 3 होते हैं। पाली को ... भाषा भी कहा जाता है। जो पाली है, इसे किस अन्य नाम से भी आप जानते हैं? अगर मैं बात कहूँ सिंपल लैंग्वेज में, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि इसे कहते हैं देश भाषा। मागधी निम्न में से किस भाषा को कहा जाता है? मागधी निम्न में से किस भाषा को कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा बेटा पाली को कहते हैं। किसे कहते हैं? पाली को। तो पाली को ही देश भाषा भी कहते हैं, अभी मैंने बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य हेमचंद ने किसके व्याकरणों की रचना करी है? जो आचार्य हेमचंद हैं, इन्होंने किसकी व्याकरणों की रचना करी है? तो इन्होंने प्राकृत और अप्रभंश की करी थी। निम्न में कौन प्राकृत का भेद नहीं है? आप फटाफट बताइए कि प्राकृत का भेद नहीं है। यहाँ पर कौशली जो है ना बेटा, ये आपका प्राकृत का भेद। अगला क्वेश्चन है कि व्याकरण दर्पण किसकी रचना है? व्याकरण दर्पण जो है ये किसकी रचना है? रचनाएं आपके एग्जाम में पूछी जाती है, तो ये है बेटा शिव पूजन सहाय की रचना है। हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस भाषा की रचना में हुआ है? हिंदी शब्द का प्रयोग सबसे पहले जो है किस भाषा की रचना में हुआ है? सो 57 का आपका आंसर हो जाएगा डी, फारसी में हुआ। किस में हुआ है? फारसी में। भारत में बोलियों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है? भारत के अंदर जो बोलियां हैं, इनकी संख्या कितनी निर्धारित की गई? अभी लगभग जो है वो 436 है। अगला है, कौन रचनाकार अवधि क्षेत्र का नहीं है? इनमें से कौन सा रचनाकार है जो अवधि क्षेत्र का नहीं है? तो वो जैनेन्द्र नहीं है। बाकी प्रेमचंद, भारतेंदु और जयशंकर प्रसाद, ये तीनों ही तीनों क्या है बेटा? अवधि क्षेत्र के रचनाकार हैं। तुलसीदास की रचना रामचरितमानस किस बोली की साहित्यिक रचना है? क्योंकि हम यहाँ पर भाषा पढ़ रहे हैं और व्याकरण पढ़ रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन तो बनना लाजमी है। सो क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन ए अवधि, ऑप्शन ए आप लोगों का करेक्ट होगा। बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है? बिहार की कैपिटल पटना है और यहाँ की जो बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है पटना आपका, तो ये है बेटे ऑप्शन सी मगही। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों तक भली भांति प्रकट कर सकता है। जैसे मैं अपने विचार और आप अपने विचार कमेंट के थ्रू, मैं अपने विचार वीडियोस के थ्रू आप तक पहुंचा रही हूं, तो ये क्या है? एक भाषा ही है। तो ये कथन किसका है? ये ऐसा किसने कहा था? ये कहा था बेटा कामता प्रसाद गुरु ने। किसने कहा? कामता प्रसाद गुरु ने। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है कि जब कोई बोली या भाषा व्याकरणिक ढांचे में ढलकर व्यवस्थित रूप ग्रहण कर लेती है तो उसे क्या कहते हैं? तो इससे ऐसी स्थिति को कहते हैं बेटा परिनिष्ठित भाषा। क्या कहते हैं? परिनिष्ठित भाषा। वर्णों के मेल से जिस सार्थक वर्ण समूह या ध्वनि समूह की सृष्टि होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं बेटा ऑप्शन बी शब्द।
जो भाषा देश की जनता की जागृति से जुड़कर व्यापकता ग्रहण करती है वह क्या कहलाती है? तो वो राष्ट्रभाषा कहलाती है। अगला है, किस रचनाकार ने हिंदी भाषा को हिंदवी कहा है? तो ये अभी क्वेश्चन मैंने कराया भी है, ऑप्शन हो जाएगा सी, अमीर खुसरो ने कहा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन बिहारी हिंदी की बोली नहीं है? बिहारी हिंदी की बोली नहीं है तो वो कौन सी नहीं है? बघेली नहीं है। कौन सी? बघेली। निम्न में से इनमें से कौन पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है? अब यहाँ पर आपका पूछा गया है कि पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, तो आप जानते हैं ABC, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी तीनों है, लेकिन कन्नौजी आपकी पश्चिमी हिंदी की है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। किसी भाषा के बोलने तथा लिखने के नियमों की व्यवस्थित पद्धति क्या कहलाती है? किसी भाषा के बोलने तथा लिखने के नियमों की जो व्यवस्थित पद्धति है वो क्या कहलाती है? 69 का बी हो जाएगा, व्याकरण कहलाता है। क्या? व्याकरण। देवनागरी किस भाषा की लिपि नहीं है? जो देवनागरी है वो किस भाषा की लिपि नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन डी, उर्दू की नहीं है। निम्नलिखित में से तमिल भाषा की लिपि कौन सी है? जो तमिल है, तमिल भाषा की लिपि कौन सी है भाई? फटाफट कमेंट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द्रविड़। क्या है? द्रविड़ लिपि। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है? तो उपभाषाएं मैंने 5 बताई हैं, पश्चिमी भी है, पहाड़ी भी है, पूर्वी भी है, लेकिन मैंने दक्षिणी आपको नहीं बताया होगा। तो यहाँ पर आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिणी हो जाएगा। भाषा का वह रूप जिसका प्रयोग सामान्य जनता अपने समूह या घरों में करती है उसे क्या कहते हैं? तो ऐसी भाषा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन सी, राजभाषा कहते हैं। अगला है कि मध्यकाल में काव्य भाषा के रूप में सर्वाधिक प्रचलित बोली थी कौन सी? तो मध्यकाल में काव्य भाषा के रूप में जो सर्वाधिक प्रचलित हुई वो थी बेटा ब्रज भाषा। ऑप्शन सी राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन, अमीर खुसरो की रचनाएं किस बोली में रचित हैं? अमीर खुसरो की जो रचनाएं हैं वो ज़्यादातर आपको कौन सी बोली में देखने को मिलती हैं? तो वो है बेटा खड़ी बोली। क्या है? खड़ी बोली। सो गाइज, ये आपका ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर वर्ण तथा ध्वनि विचार यानी कि वर्णमाला आपका आने वाला है नेक्स्ट चैप्टर। तब तक वीडियो को लाइक और शेयर करो भाई, अपना अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। तो यहाँ पर आप लोगों का हिंदी चल रहा है। तो हिंदी में देखिएगा, आपका आज है वर्णमाला। वर्णमाला से रिलेटेड आपके सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है कि ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो देखो भाई, सबसे पहले तो वर्णमाला स्टार्ट करें तो वर्णमाला होती क्या है? तो वर्णमाला की सीधे सीधे बात करूं तो 2 शब्दों से मिलाकर जो बनता है आपका वही क्या होती है? वर्णमाला कहलाती है। देखो, वर्णमाला, वर्ण और माला, वर्ण और माला की मैं बात करूं तो वर्ण का मतलब क्या होता है? ध्वनि, और माला का मतलब होता है समुदाय। अर्थात ध्वनि की मूल इकाई को क्या कहा जाता है? वर्ण, और वर्णों के सुव्यवस्थित समूह को ही क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहते हैं। ठीक है ना? तो ये सारी चीज आपको याद रखनी। ओके, चलिएगा। तो देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे आपकी वर्णमाला के अंदर वर्ण कितने होते हैं। टोटल वर्ण की बात करूँ तो कितने हैं? यहाँ पर टोटल वर्ण है आपके 52, और इस 52 में आपके जो वर्ण तालिका होती है, इस वर्णमाला में एक स्वर होते हैं और एक होते हैं व्यंजन। स्वरों की संख्या अगर टोटल स्वरों की संख्या अगर आपसे पूछता है तो वो कितनी है? मूल एक देखिए, एक क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है कि स्वरों की संख्या, तो आप 11 टिक कर देते हैं। या फिर आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि परंपरागत रूप से या सामान्यतः या मूलतः स्वरों की संख्या कितनी है, तो आप आंसर करेंगे 13। क्योंकि जो कामता प्रसाद गुरु है ना, उनके अनुसार जो कुल स्वर हैं उनकी संख्या 13 है। इन्होंने जो अयोगवाह, जिन्हें आप क्या ये आपके क्या होते हैं? अयोगवाह होते हैं। इनको भी किसकी श्रेणी में रखा है? स्वरों की किस में रखा है? स्वरों के समुदाय में रखा हुआ है।
तो क्वेश्चन ध्यान से देखना, अगर आपसे पूछे कि स्वरों की संख्या कितनी होती है तो आप 11 टिक करेंगे। या क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछता है कि परंपरागत रूप से या सामान्यतः या मूलतः स्वरों की संख्या कितनी है तो आप 13 को क्या करके आएंगे, टिक करके आएंगे। और वहीं अगर मैं यहाँ पर व्यंजनों की बात करूँ तो व्यंजन कितने होते हैं, 33 आपके व्यंजनों की संख्या होती है। चलिएगा, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे कि जो ऊ है ये क्या है, स्वर है। क्या है ये, आपका स्वर है। और स्वर में भी कौन सा स्वर, क्योंकि स्वर तीन प्रकार के होते हैं वैसे तो स्वरों में आपका 3 प्रकार, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो ह्रस्व स्वर के अंदर आता है आपका छोटा ऊ। देखिए ह्रस्व स्वर के अंदर कौन कौन आता है, छोटा आ, छोटी ई, बड़ा ऊ एंड री से ऋषि, ये आपके आते हैं किसके अंदर, ह्रस्व स्वर। अब बाकी जो 7 जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ, ये आते हैं आपके किसके अंदर, दीर्घ स्वर के अंदर आते हैं। और जो ह्रस्व स्वर होते हैं इन्हें मूल स्वर कहते हैं, और दीर्घ स्वर जो होते हैं इन्हें संयुक्त स्वर के नाम से भी जानते हैं। और बेटा जो ये अ और ई और ऊ होते हैं ना, इन्हें प्राकृतिक स्वर भी कहा जाता है। क्या, प्राकृतिक स्वर भी इन्हें कहा जाता है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को याद रखनी है। तो यहाँ पर बात हो रही है कि ऊ ध्वनि का जो उच्चारण स्थान है वो कहाँ से होता है। एक बार आप बोल के देखिए ऊ, तो ऊ का जो उच्चारण स्थान हो रहा है वो ओष्ठ से हो रहा है। तो क्या हो जाएगा आपका, ओष्ठ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ओष्ठ या ओष्ठ आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखिए ह्रस्व स्वर के अंदर आता है छोटा ऊ, ये आपका ओष्ठ से बोला जाता है। और बड़ा ऊ आपका दीर्घ स्वर के अंदर आता है, लेकिन ये भी आपका ओष्ठ से ही बोला जाता है, यानी कि होठों से। होठ क्या हो जाते हैं, गोल हो जाते हैं। अब देखो यहाँ पर स्वरों की बात है, ये तो मैं कुछ चीजें बता दूं। कंठ से आपका कौन सा स्वर बोला जाता है, अ और आ। क्या, अ और आ आपका कंठ से बोला जाता है, ठीक है। और तालु भी यहाँ पर आया है, तो तालु या तालव्य से आपका छोटी ई और बड़ी ई का उच्चारण होता है। और जो आपका ऋ से ऋषि होता है ना, इस ऋ से ऋषि का जो हम मुंह से किससे, मुंह के भीतर की छत का अगला भाग जो होता है मूर्धा कहलाता है, मूर्धा कहलाता है। और इससे हम री का उच्चारण करते हैं, किसका, री का। और री की मात्रा कैसी होती, ऐसी ये कई बार पूछी गई है। इसके बाद आपका यहाँ पर दंतोष्ठ आया है, तो दंतोष्ठ से तो कोई भी नहीं, लेकिन कंठ प्लस तालव्य, कंठ और तालु से हम बोलते हैं ए और आई को। और कंठ प्लस ओष्ठ, कंठोष्ठ से बोला जाता है ओ और औ को। तो ये सारी चीज आप लोगों को याद रखना है। अब व का उच्चारण स्थान आप लोगों से यहाँ पर पूछा है, किसका, व का। तो देखो भाई, जो आप लोगों का व है ये आपका क्या है, एक व्यंजन है। और व का जो उच्चारण स्थान है वो दंत प्लस क्या है, ओष्ठ है। क्या है, दंत प्लस ओष्ठ है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आप लोगों का ए हो जाएगा। और कंठ तालव्य से क्या बोला, ए और आई बताया था मैंने। और ओष्ठ और कंठ से ओ और औ। एक और आपका आता है, इस तरीके से लिखा होता है और उसके ऊपर इस तरीके से चंद्रमा बना होता है। तो ये भी आपका कंठ प्लस ओष्ठ से ही बोला जाता है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कमेंट करेंगे, निम्नलिखित में से स्पर्श व्यंजन कौन सा है। फटाफट आप कमेंट करके बताइएगा कि इनमें से कौन सा क्या है, स्पर्श व्यंजन है। तो जल्दी जल्दी आप बताएंगे इनमें से कौन सा स्पर्श व्यंजन है। भाई स्पर्श संघर्षी या स्पर्श व्यंजन तो कौन सा होता है, कौन सा वर्ग होता है, कोई मुझे बताएगा यहाँ पर। देखो भाई यहाँ पर आपका च वर्ग जो होता है, च छ ज झ य, च छ ज झ य, ये आपके कहाँ से बोले जाते हैं, जो मुंह का भीतर का छत का पिछला भाग होता है तालु। तो तालु से ये बोले जाते हैं च वर्ग। और ये पूरा च वर्ग स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाता है, क्योंकि घर्षण होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। क का उच्चारण स्थान क्या है, जल्दी से आंसर कीजिएगा।
कि जो क है आपका, इस क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। तो यहाँ पर मैं पूरे क वर्ग की अगर बात करूं तो ये पूरा क वर्ग क ख ग घ ञ, क ख ग घ ण, क ख ग घ ण, क ख ग घ ण, ये आपका पूरा किससे बोला जाता है, कंठ से बोला जाता है। और इसके देखिए कंठ, तालव्य, मूर्धव्य, दंत, ओष्ठ, ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी है। तो कंठ से क वर्ग आ जाता है, च वर्ग आपका तालु से बोला जाता है, मूर्धा से ट वर्ग आ जाता है, मूर्धा के बाद दंत, दंत से आपका त वर्ग आ जाता है, त थ द ध न। उसके बाद आपका ओष्ठ आता है और ओष्ठ से आपका प वर्ग, प फ ब भ म। तो ये पूरा वर्ग आपका किससे बोला जाता है, ओष्ठ से बोला जाता है। अब तालु के अंदर आपका एक और शब्द जैसे सौ और य, ये दोनों भी आपके तालु के अंदर ही तालु से ही बोले जाते हैं। किससे, तालु से। तो ये आपको याद रखना है। मूर्धन्य की बात करें तो मूर्धन्य से ये वाला सौ बोला जाता है, ठीक है। और उसके बाद एक ह, तो ह एक क्या है, स्वतंत्रीय स्वर होता है। स्वर यानी कि कंठ के भीतर स्थित होता है और एक स्वतंत्रीय से बोला जाता है। और उत्क्षिप्त आपका पूछा जाता है कि उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से होते हैं या द्विगुण व्यंजन कौन से होते हैं। अक्सर क्वेश्चन बनता है, तो द्विगुण व्यंजन में आपका ये और ये आपका क्या होते हैं, द्विगुण व्यंजन या उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं। आई होप आप लोगों का समझ में आ गया होगा। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या। अब यहाँ पर पूछी है कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी है। तो फटाफट कमेंट कीजिएगा कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की टोटल संख्या कितनी होती है। ये होती है बेटा 52। कितनी होती है, 52। अब बेटा यहीं पर अगर आपसे क्वेश्चन पलट दे कि कामता प्रसाद गुरु के अनुसार कुल स्वर और व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो आप आंसर करेंगे 46, क्योंकि कामता प्रसाद गुरु के अनुसार 13 स्वर और 33 व्यंजन हैं। इनको अगर आप ऐड करेंगे तो ये आ जाएंगे 46। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में से या इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है। तो अंतस्थ ध्वनि, सबसे पहले आप ये जानो कि अंतस्थ ध्वनि के अंदर कौन कौन से आते हैं। तो यहाँ पर आपके अंतस्थ ध्वनि के अंदर आते हैं य, र, ल और व। ये क्या आते हैं, आपके अंतस्थ ध्वनि के अंदर आते हैं, ठीक है। और साथ ही आपको याद रखना है कि ये अल्प प्राण भी होते हैं। क्या होते हैं, अल्प प्राण भी होते हैं। तो यहाँ पर देखो आपका कौन सा नहीं है, य आपका ल भी है, वो भी है और रौ भी है, लेकिन ब नहीं है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी आपका करेक्ट आंसर। और बी आपका किससे, जो ब है, ये ब आपका किससे बोला जाता है, प फ ब भ म, कौन सा वर्ग, प वर्ग का है, जो कि ओष्ठ यानी कि दोनों होठों से बोला जाता है। अगला, इनमें से ऊष्म वर्ण कौन सा है। ऊष्म वर्ण, इन्हें संघर्षी कहते हैं। स्पर्श संघर्षी और संघर्षी। स्पर्श संघर्षी च वर्ग और केवल संघर्षी अगर आता है तो वो ऊष्म वर्ण को ही कहते हैं। और ऊष्म वर्ण के अंदर फटाफट बता दो अब यहाँ पर कि ऊष्म वर्ण के अंदर कौन कौन से आपके व्यंजन आते हैं। तो देखो भाई, यहाँ पर जो आपका ऊष्म व्यंजन की अगर मैं बात करूं या ऊष्म वर्ण की मैं बात करूं तो उसमें आता है आपका कौन सा, एक ये वाला स, एक ये वाला श, फिर ये वाला श और एक आता है ह। क्या आता है, ह। तो ये आपका क्या हो जाता है भाई, ऊष्म वर्ण कहलाते हैं। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। री को वर्णमाला में स्थान दिया गया है कहाँ पर, फटाफट कमेंट करो भाई, जल्दी से बताएंगे कि जो री है, री को कहाँ पर स्थान दिया गया है, स्वरों में दिया गया है। कहाँ पर, स्वरों में। री की मात्रा ये होती है। निम्न में से कौन मूर्धन्य ध्वनि नहीं है। मूर्धा से कौन सी ध्वनि नहीं बोली जाती है। तो आप जानते हैं कि मूर्धा से ट ठ ड ढ ण, तो इसमें से कौन सा नहीं है, ट ठ ड ढ। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, फटाफट कमेंट करो। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9 का डी हो जाएगा।
अगला है द ध्वनि का उच्चारण स्थान के आधार पर होता है। द ध्वनि का उच्चारण स्थान के आधार पर होता है। तो इसे किससे बोलते हैं भाई? त थ द ध न, त थ द ध न दंत्य। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा दंत्य। निम्न में से कौन सही नहीं है? इनमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सही नहीं है। तो यहाँ पर देखो त वर्ग पूरा आपका दंत व्यंजन है। व्यंजनों का उच्चारण बिना स्वर के हो सकता है? नहीं, क्योंकि स्वरों की सहायता से ही व्यंजन का उच्चारण होता है। तो ये आपका यहाँ पर क्या है? रॉन्ग है। य और वो क्या कहलाते हैं? अर्ध स्वर, ये नोट करेंगे। श क्या है? ऊष्म व्यंजन है और इसमें एक और आता है ह। निम्न में कौन प्रकंपित व्यंजन है? प्रकंपित, उनके बोलने पर क्या होता है? प्रकंपन होता है। तो कौन सा होगा भाई 12 का? यहाँ पर फटाफट कमेंट कीजिएगा आप लोग। ऑप्शन हो जाएगा सी, र आपका प्रकंपित व्यंजन है। प्रकंपित व्यंजन कौन सा है? र है, जिसे आप वर्तस्य के नाम से भी जानते हैं। दंत और मसूड़ा दंतमूल से बोला जाता है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। दंतोष्ठ से उच्चारित होने वाले व्यंजन कौन से हैं? किससे? दंतोष्ठ। तो दंत प्लस ओष्ठ से आपका कौन सा बोला जाता है? तो ये आपका मैंने वो बताया था। और वो के साथ फ भी आपका कभी कभी आपका जो फ होता है ये भी देखो आपका किससे बोला जाता है? दंत प्लस ओष्ठ से। ऑप्शन ए आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ नहीं है? बेटा एक चीज याद रख, अगर आपका फ और व अलग अलग गिवन होगा तो आप व को यहाँ पर टिक करके आएंगे। ठीक है। निम्न में से किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ नहीं है? तो कंठ कौन सा नहीं है भाई? क ख ग घ ण। तो ऑप्शन हो जाएगा डी सीधे। अगला है निम्न में से कौन संयुक्त वर्ण नहीं है? तो संयुक्त वर्ण आपसे पूछा है कि कौन सा नहीं है। तो संयुक्त वर्ण के अंदर कौन कौन से आते हैं? जरा जल्दी से बता दो मुझे यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर आप बताएंगी तो बोलेंगी मैम ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका संयुक्त स्वर के अंदर नहीं आता है। तो संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है? 4 है। कितनी है? 4 है। छ, त्र, ज्ञ और आपका क्या आता है? श्र। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। ये पूछा जाता है कि किससे मिलकर बनते हैं। तो क और क के नीचे हल यहाँ पर आता है चिन्ह, इसका मतलब है ये आधा है। और प्लस का किससे बनता है? ये श से बनता है। अत्र की मैं बात करूं तो ये त प्लस र से बनता है। और ज्ञ की मैं बात करूं तो ये ज और यों से मिलकर बना होता है। और श्र की मैं बात करूं तो ये किससे बनता है बेटा? श प्लस र से। तो ये चारों के चारों आप लोगों को लर्न करने हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सही है? ड ढ को वर्णमाला में स्थान प्राप्त है? क्या इन्हें स्थान प्राप्त है या नहीं है? तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो फटाफट कमेंट करो पहले, क्या इन्हें स्थान प्राप्त है? नहीं है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर पंचमाक्षर वाले देखेंगे तो ये वाला आपको नजर आएगा और आपका ये वाला नजर आएगा। तो इन्हें वर्णमाला में स्थान नहीं। पहला तथा तीसरा वर्ण महाप्राण होता है। क्या पहला और तीसरा वर्ण महाप्राण होता है? नहीं। दूसरा और चौथा क्या होता है बेटा? महाप्राण होता है। महाप्राण यानी कि जिनको बोलने में अधिक वायु निकले। च छ ज इस झ झ च छ झ ये क्या है? स्पर्श संघर्षी हैं? बिल्कुल हैं, बिल्कुल हैं। य र ल ऊष्म वर्णन है? नहीं, ये अंतस्थ हैं। क्या है? अंतस्थ हैं। तो मैम ऊष्म वर्ण कौन कौन से होते हैं? श श श ह, तीनों स और ह आपके ऊष्म वर्ण होते हैं। इन्हें संघर्षी व्यंजन या वर्ण भी कहते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सही शब्द है?
तो देखो भाई, परीक्षा आप कैसे लिखते हैं एग्जाम में, तो फटाफट आंसर कर दीजिए ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सही शब्द है? तो पुरुष आपका कैसे लिखते हैं? पुरुष आपका लिखा जाता है ऑप्शन बी की तरह। अगला है क प्लस ए से निर्मित रूप क्या होगा? क और ए से निर्मित जो नया रूप यहाँ पर निकलेगा वो क्या निकलेगा? तो यहाँ पर का आपका जो इसके ऊपर कितनी मात्राएं होती, एक मात्राएं होती हैं, और इसके ऊपर कितनी मात्राएं होती हैं, दो मात्राएं होती हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा के। ठीक है ना, क्या हो जाएगा के। तो ऑप्शन आप लोगों का बी हो जाएगा। ग प्लस उ, ग प्लस बड़ा ऊ से निर्मित रूप क्या होगा? तो बेटा छोटे ऊ की मात्रा ऐसी होती है और बड़े ऊ की मात्रा ऐसी होती है और बड़ा ऊ ऐसा है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सत्य है? अब यहाँ पर बताना है कि इनमें से कौन सही है। स्वर का उच्चारण स्वतंत्र रूप में होता है, क्या ये सही है? बिल्कुल। व्यंजन हमेशा स्वतंत्र रूप में उच्चारित होते हैं, नहीं, स्वर की हेल्प से होते हैं। अनुस्वार तथा विसर्ग हिंदी में प्रयुक्त नहीं होते हैं, ऐसा तो नहीं है। व्यंजन दो प्रकार के होते हैं, हर्षवर्धित, ये तो बेटा स्वर होते हैं, बिल्कुल भी नहीं होते हैं ना। नेक्स्ट आपका है इनमें से ऊष्म ध्वनि कौन नहीं है? तो ऊष्म ध्वनि में आपको बताया था मैंने श श श और ह, तो ऑप्शन हो जाएगा डी यहाँ पर करेक्ट। अनुतान का संबंध है, तो अनुतान का संबंध किससे है वो आप लोगों को बताना है। तो देखो बेटा यहाँ पर जो अनुतान है ना, इसका संबंध किससे है? तो 23 का ऑप्शन हो जाएगा बी, उच्चारण के उतार चढ़ाव से इसका संबंध है। अगला है निम्न में से कौन सही है? इनमें से कौन सही है ये आप लोगों को बताना। अल्प प्राण में मुख से वायु की कम मात्रा निकलती। देखो भाई, अल्प अल्प यानी कि कम, अल्प यानी कि कम, प्राण मतलब वायु, यानी कि यहाँ पर क्या होगा कि जब हम कुछ वर्ण बोलेंगे, कुछ शब्द बोलेंगे, तो वायु क्या होगी, मुख से कम मात्रा में निकलती है, बिल्कुल सही है। महा यानी कि अधिक, प्राण अर्थात वायु तो मुख से ज़्यादा निकलेगी, तो ये गलत हो गया। अल्प प्राण में खास स्वर पर बल पड़ता है, नहीं। महाप्राण में शब्द के प्रथम स्वर पर बल पड़ता है, नहीं। तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्न में कौन महाप्राण नहीं है? आप बताओ यहाँ पर इनमें से कौन महाप्राण नहीं है? तो महाप्राण की अगर आप बात करेंगे कि प्रत्येक आपका क्या होता है, दूसरा और चौथा जो होता है, ये आपके क्या होते हैं, दूसरे और चौथे समवर्ण आपके क्या होते हैं, यहाँ पर महाप्राण होते हैं। क्या होते हैं? महाप्राण। तो महाप्राण के अंदर आपका ख ज ठ थ फ आएगा, तो बता, और सौ भी आएगा, ये वाला सौ भी आता है। तो महाप्राण नहीं है तो ख भी आ रहा है भाई, ख भी आता है, और आपका ये वाला सौ भी आता है। तो बचा कौन आपका? प बचा, क्योंकि प एक अल्प प्राण है और साथ ही अघोष है। निम्न में से कौन एक अल्प प्राण ध्वनि है? अल्प प्राण फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ आपके क्या होते हैं, वो आपके वर्ण होते हैं अल्प प्राण ध्वनियाँ। तो यहाँ पर अगर बात करें हम क की, तो क अल्प प्राण है। और आपका घ की मैं बात करूँ तो घ भी आपका फोर्थ में, घ आपका देखो अल्प प्राण पूछा है ना, तो अल्प प्राण में क ही है, क्योंकि घ ख और ध ये आपके क्या है, महाप्राण है। क्या है? महाप्राण। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो शुद्ध वर्तनी आप लोगों को बतानी है आगामी की। आगामी को आप कैसे लिखेंगे? आगामी को ऐसे लिखा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? कौन सा शब्द क्या है? शुद्ध है। तो आक्रामक आपका कैसे लिखा जाता है? आक्रामक होता है, वो आक्रामक होता है। ठीक है। निम्न में से किस युग्म को अर्धस्वर कहा जाता है? थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि अर्धस्वर आपका क्या कहलाता है, य, और वो आपका अर्धस्वर कहलाता है, और वो आपका दंत प्लस ओष्ठ से बोला जाता है, दंतोष्ठ।
कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है? इनमें से कौन सा वर्ण है जो ओष्ठ नहीं है, ओष्ठ से नहीं बोला जाता? तो ओष्ठ से आपका प वर्ग बोला जाता है, प फ ब भ म। तो कौन सा बना भाई? प भी है, फ ब भी है, उसके बाद भ म भी है, लेकिन न आपका यहाँ से नहीं, न आपका दंत से बोला जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। निम्न में से कौन असत्य है? अब असत्य बताना है कि गलत कौन सा है। तो देखो आपका जो त होता है, ये त किससे बोलते हैं? ओष्ठ व्यंजन है, बिल्कुल है। त आपका क्या है? ओष्ठ व्यंजन है। त आपका क्या है? क्या त आपका ओष्ठ है? नहीं, ये आपका दंत है, ये आपका क्या है? दंत है। तो ऑप्शन हो जाएगा ये। स ऊष्म है, बिल्कुल है। फ ओष्ठ है, बिल्कुल है। श आपका संयुक्त व्यंजन है, बिल्कुल। ये तीनों ऑप्शन सही हैं, लेकिन गलत आप लोगों को बताना है। तो आपका जो त वर्ग आता है वो दंत से बोला जाता है। अगला है च वर्ग है, तो च वर्ग आपका किससे बोला जाता है? कंठ तालव। तो तालु से आपका च वर्ग और स्पर्श संघर्षी भी आपका यही कहलाता है। निम्न में से कौन पार्श्विक वर्ण है? तो पार्श्विक आप लोगों से पूछा है कि पार्श्विक वर्ण इनमें से कौन सा है। तो देखो भाई, जो ल होता है ना, ये आपका पार्श्विक वर्ण या व्यंजन होता है। और थोड़ी देर पहले मैंने द्विगुण और उत्क्षिप्त व्यंजन बताए थे, फटाफट बताइएगा। अंतर देखिएगा, ये आपका नीचे बिंदी होती है, ये आपका यहाँ पर। तो ये आपके द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ग को वर्णमाला में माना जाता है, तो मैंने बताया था ये ज प्लस के यो से मिलकर के बने होते हैं। किससे? देखो यहाँ पर किससे बने होते हैं? ज प्लस य, इससे मिलकर बने होते हैं। तो ये आपका ज्ञ हो जाता है और संयुक्त व्यंजन कहलाता है, जिनकी संख्या 4 होती है। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है कि निम्न सूचियों को सही विकल्प का चयन करके सुमेलित कीजिए। आप लोगों को यहाँ पर सुमेलित करना है। तो बताओ भाई, दंत से कौन सा वर्ग आता है? त वर्ग आता है। तो ए का हो गया भाई 4 यहाँ पर। मूर्धा, मूर्धा से आपका कौन सा आता है? ट वर्ग आता है। मूर्धा से ट आ जाएगा भाई। बी का क्या हो जाएगा? यहाँ पर 3 हो जाएगा। सीधे ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है, ऑप्शन बी। तालु, तालु से आपका च वर्ग आ जाता है और आपका कंठ से क वर्ग आ जाता है। तो सीधे ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा था। अगला है श का निर्माण किन दो वर्णों या व्यंजनों के मेल से होता है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया है और ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, आप देखो क्वेश्चन किस टाइप से बनेंगे वो मैंने बता दिया है। 60 क्वेश्चन आज आपके रहने वाले हैं। निम्न में से कौन अंतस्थ व्यंजन वर्ण नहीं है? तो अंतस्थ में य र ल वो आता है, ब नहीं आता है, वो आता है। वो क्या है? वो। और वो का उच्चारण स्थान दंत प्लस ओष्ठ है। वर्णमाला में किसे स्पर्श संघर्षी भी कहते हैं? तो कौन सा वर्ग मैंने बताया है? च वर्ग को आपका स्पर्श संघर्षी कहते हैं। केवल संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं? तो ऊष्म व्यंजन को कहते हैं। निम्न में से कौन व्यंजन वर्ण दंत्य नहीं है? तो दंत्य मैंने आप लोगों को बताया था त वर्ग, त थ द ध न। फ आपका जो है ना बेटा, ये आपका ओष्ठ से बोला जाता है, फ। निम्न में से कौन स्पर्श व्यंजन नहीं है? इनमें से कौन स्पर्श व्यंजन नहीं है? तो स्पर्श व्यंजन के अंदर आप जानते हैं कि आपके स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है और यह आपका एक अंतस्थ व्यंजन है। तो सीधे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्न में से कौन संयुक्त स्वर का उदाहरण नहीं है? आप देखो, आप कैसे समझेंगे कि स्पर्श व्यंजन कौन से हैं? मैम आपने तो बोल दिया स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25। क, च, ट, त, प। क्या है? कचट। ये आपका क्या हो जाता है? क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, ये क्या है? क च ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। तो ये आपका क वर्ग बेटा कंठ से बोला जाता है। च वर्ग आपका तालु से बोला जाता है।
ट, क च ट त, ट वर्ग आपका किससे बोलते हैं? मूर्धा से बोला जाता है। त वर्ग आपका दंत से बोला जाता है और प वर्ग आपका ओष्ठ से बोला जाता है। जब आप इनको काउंट करेंगे तो ये 25 होंगे और यही आपके स्पर्श व्यंजन कहला क ख ग घ ण च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म। आप इसे काउंट कीजिएगा तो ये आपके टोटल 25 होंगे, क्योंकि हर वर्ग में 5-5 है। तो ये कितने हो जाएंगे? 5 की इंटू कर दो, 5×5 = 25, तो टोटल कितने हो गए? 25। तो यही आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं। आगे देखो भाई, यहाँ पर निम्न में से कौन संयुक्त स्वर का उदाहरण नहीं है? संयुक्त स्वर का उदाहरण नहीं है, आप लोगों से पूछा है। तो फटाफट कमेंट कर दो आप लोग मेरे को यहाँ पर कि मैम संयुक्त स्वर पूछा है। अभी तक तो भाई संयुक्त व्यंजन पूछ रहा था। अभी तक क्या था आपसे? संयुक्त व्यंजन पूछ रहा था। तो देखो भाई, यहाँ पर जो संयुक्त स्वर होते हैं ना, जो आपका देखो कैसे, कौन सा नहीं है पहले वो बताओ। तो 42 का आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आ क्या है? आपका संयुक्त स्वर नहीं है। देखो बेटा, जो संयुक्त स्वर होते हैं ना, ये आपके दीर्घ स्वरों को ही कहते हैं। दीर्घ स्वरों की टोटल संख्या 7 है। अब दीर्घ स्वर भी 2 प्रकार के होते हैं, एक विजातीय आपने सुना होगा, एक सजातीय आपने सुना होगा। अब जो विजातीय, देखो सजातीय क्या होते हैं? जो खुद, जैसे बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ है, ये अपने ही किससे? अ प्लस आ से मिलकर इस तरीके से बने होते हैं, ठीक है, अपने आपस में ही एक दूसरे से मिलकर के बने होते हैं। लेकिन जो आपका ए, आई और ओ और औ होते हैं, ये आपके विजातीय होते हैं। विजातीय कैसे होते हैं? इन्हें ही संयुक्त स्वर कहते हैं और इनकी संख्या होती है 4, ए, आई, ओ और औ। देखो ए आपका, देखो यहाँ पर, अभी देख, 1 मिनट रुकिए, यहाँ पर देखो जो ए है ना, ये किससे मिलकर के बना होता है? तो आप बोलेंगे मैम कि ये आपका अ प्लस ई, आई ऐसे बनता है। और जो आपका ए आई हो जाएगा, ये कैसे बनता है? तो ये आपका किससे मिलकर के बनता है? अ प्लस ए से मिलकर बनता है। ऐसे ही बेटा जो ओ है, ये ओ आपका किससे मिलकर बन रहा है? आ प्लस ऊ से मिलकर बन रहा है। और साथ ही आपका जो औ है, औ से औरत है, ये आपका अ प्लस ओ से मिलकर के बन रहा है। तो इन्हीं को कहते हैं क्या? आपका संयुक्त स्वर या विजातीय स्वर कहते हैं। और सजातीय स्वरों की संख्या 3 होती है, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। आई होप कि आप लोगों को ये संयुक्त स्वर समझ में आ गया होगा। विसर्ग का प्रयोग कैसे शब्दों में होता है? जो विसर्ग होता है ना आपका, इनका प्रयोग कैसे शब्दों में होता है, ये आप लोगों से पूछा है। जो ये विसर्ग होता है, इसे आपका, ये आपका क्या होता है? विसर्ग। तो इसका प्रयोग कैसे शब्दों में होता है? तत्सम। निम्न में से किस शब्द में शुद्ध मात्रा में प्रयुक्त हुई है? निम्न में किस शब्द में शुद्ध मात्रा यानी कि शुद्ध मात्रा प्रयुक्त की गई है? तो रेणु आपका ऐसे लिखा जाता है, ऑप्शन सी। किस स्वर का कोई मात्रा चिन्ह नहीं होता है? अगर किस स्वर का पूछेगा तो आप लोगों को हमेशा याद रखना है कि अ का कोई मात्रा चिन्ह नहीं होता है। निम्न में से कौन अघोष वर्ण नहीं है? तो अघोष जो होता है ना, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा जो वर्ण होता है, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण हमेशा क्या होता है? अघोष होता है। तो अघोष के अंदर क, च, ट, त, प, ये आपके अघोष कहलाते हैं। पहला और दूसरा यानी कि दूसरे में ख, छ, ठ, ठ, फ, ये आपके क्या होते हैं? अघोष। साथ ही आपका ये वाला स और ये वाला स आपका और ये वाला स, तीनों स आपके क्या होते हैं? अघोष कहलाते हैं। तो आप बताओ यहाँ पर अघोष कौन सा नहीं है? तो बेटा आपका ल एक सघोष होता है, अघोष वर्ण नहीं है। निम्न में कौन सघोष वर्ण नहीं है? तो सघोष में देखिएगा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण क्या होता है? सघोष होता है। और स आपका मैंने बताया है, ये अघोष में आता है, ऑप्शन सी।
निम्न में से कौन सा युग्म कंठ तालव्य है? तो यहाँ पर कौन सा युग्म है जो कंठ और तालु से बोला जाता है? तो यहाँ पर आप सीधे आंसर कर सकते हैं, मैंने आपको पहले बताया है। तो क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए ओ औ। औ का उच्चारण स्थान भी बताया था और औ का उच्चारण स्थान क्या होगा? ऑप्शन ए कंठ प्लस ओष्ठ होगा। श का उच्चारण स्थान यहाँ पर पूछा। अब देखो कंठोष्ठ क्यों बोला मैम आपने? एक बात मुझे आप लोग यहाँ पर बताओ कि जो औ है ये किससे मिलकर के बनता है? सजातीय और विजातीय बनाए मैंने अभी। औ बताओ ये आपका किससे मिलकर बनता है भाई? तो ये आ प्लस के ओ से मिलकर बनता है। किससे? अ प्लस ओ, इसीलिए कंठोष्ठ होगा। अगला है कि आपका श का उच्चारण स्थान है, तो श आपका कहाँ से बोला जाता है? फटाफट कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर हो जाएगा आपका मूर्धा आंसर हो जाएगा। किससे? मूर्धा से। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला है कि श, ये वाला श जो है ना, इसका उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका उच्चारण स्थान फटाफट कमेंट कीजिएगा। पहले मैंने बताया है, ऑप्शन ए तालु हो जाएगा। क्या? तालु। इनमें से कौन स्पर्श संघर्षी है? तो च वर्ग आप याद रखो भाई, सीधे च हो जाएगा यहाँ पर। ई का उच्चारण स्थान पहले ही मैंने बताया है, ई का उच्चारण स्थान क्या है? तो 53 का बेटा आंसर हो जाएगा ए तालु। क्या है? तालु। फ का उच्चारण स्थान क्या है? फ जो है इसका उच्चारण प वर्ग के अंतर आता है और प वर्ग ओष्ठ से बोला जाता है। ऑप्शन सी। ध का उच्चारण स्थान त थ द ध न, तो किस में आता है? दंत में आता है। ऑप्शन हो जाएगा डी दंत। प्रयत्न के आधार पर र व्यंजन की किस कोटि में आता है? तो आप फटाफट बता सकते हैं क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं। तो ये आपका प्रकंपित होता है। निम्न में से कौन ऊष्म व्यंजन नहीं है? ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4 और ह आपका आ जाएगा यहाँ पर। तो ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस वर्ण का उच्चारण तालु से नहीं होता है? तालु से किसका होता है भाई? च वर्ग का, और च वर्ग के अंतर च छ ज झ यो आता है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? क, क्योंकि क आपका कंठ से बोला जाता है। ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो ट वर्ग क्या है भाई आपका? मूर्धा से बोला जाता है। मुख के भीतर की जो छत की खाल का अगला भाग होता है उससे बोलते हैं। तो ट वर्ग आपका क्या होता है? मूर्धा। ऑप्शन ए। किस वर्ण को स्पर्श संघर्षी नहीं माना जाता है? स्पर्श संघर्षी नहीं माना जाता। च छ ज झ फ। फ आपका बेटा कौन सा है? फ आपका प वर्ग का है जो ओष्ठ से बोला जाता है। किन वर्णों को अर्धस्वर भी कहा जाता है? फिर से तीसरी बार रिपीट हुआ है। रिपीट होने का मतलब ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, किसी न किसी एग्जाम में आपके पूछे गए हैं। तो किन वर्णों को अर्धस्वर कहा जाता है? 61 का बेटा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, य और व को। निम्न में से कौन अंतस्थ व्यंजन वर्ण का उदाहरण नहीं है? य र ल फ, य र ल फ। तो स आपका क्या है? अंतस्थ नहीं है। स आपका ऊष्म व्यंजन के अंदर आता है, संघर्षी व्यंजन के अंदर आता है। तो ऑप्शन डी आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। तो यहीं पर वर्णमाला यहाँ पर एंड होती है, उसके बाद विराम चिन्ह आप लोगों को जल्दी कराऊंगी। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए भाई फटाफट से।